दोस्तों बजट पारित हो गया और ये मोदी 3.0 का पहला खास बजट है। जी हां दोस्तों, मैं हूं हीरा प्रिया, इंडियन आर्मी रिटायर्ड सोल्जर और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। न इधर की न उधर की, यहाँ पर बात होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की। जी हाँ दोस्तों, हम जानेंगे कि किसको क्या मिला और किसको क्या नहीं मिला, और वो सब जानेंगे कि हम किसकी झोली कितनी भरी गई और किसके जेब में से कितना निकाला गया और कितनी जेब काटी गई। गरीबों को क्या मिला, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को क्या मिला और क्या नहीं मिला, कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। एक तो बात यह समझ में नहीं आती दोस्तों कि मिडिल क्लास है कौन। आज के दिन में मिडिल क्लास की परिभाषा ही समझ में नहीं आता कि मिडिल क्लास है कौन। एक तो ई रिक्शा चलाने वाला भी मिडिल क्लास है और पीछे बैठने वाला भी मिडिल क्लास है। ओला उबर में गाड़ी चलाने वाला भी मिडिल क्लास है और उसमें पीछे बैठने वाला सूटकेस कोट पैंट टाई लेके बैठने वाला भी मिडिल क्लास है। और अब हमको ये बात समझ में नहीं आता है कि ये मिडिल क्लास है कौन। क्या सरकार अलायंस के प्रेशर में थी जो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार जी को 74,000 करोड़ रुपए की राशि अलॉट कर दी गई और वो भी बोले जय हो मोदी जी और करा दिया विपक्ष का मुंह चुप, जो आज तक मोदी सरकार को घेरने में रहते थे, ताने मारने में रहते थे। कभी नीतीश कुमार की वजह से ताना मारते थे, कभी चंद्रबाबू नायडू की वजह से ताना मारते थे। आज वो भी परेशान है तो एक और नया बहाना ढूंढ के ले आए, बिहार विशेष राज्य का दर्जा, आंध्र प्रदेश विशेष राज्य का दर्जा। दोस्तों वहीं बजट को लगातार निर्मला जी ने 7वीं बार संसद में पढ़ा है और वो ऐसी पहली वित्त मंत्री बन गई है, साथ में महिला, और लगातार सबसे ज्यादा बजट को पढ़ने वाली वित्त मंत्री बनी है। और इससे पहले मोरारजी देसाई ने 6 बार लगातार बजट को पढ़ा है और टोटल 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट को पढ़ा है। और इसी तर्ज पर निर्मला जी ने वित्त मंत्री रहते हुए एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है और ये रिकॉर्ड आगे जारी होते रहेगा और शायद ये और भी आगे बढ़ेगा। दोस्तों इस बार का बजट, टोटल बजट 48 लाख करोड़ का था, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। और इस बजट में जो है मोदी सरकार ने 9 सेक्टर की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया है, जिसमें सबसे पहले जो है इस यूथ के एम्प्लॉयमेंट की ओर ज्यादा ध्यान गया है। क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे उस समय सरकार को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ा, क्योंकि यूथ जो है वो आने वाले दिनों में वोट देने वाला है और यूथ के एम्प्लॉयमेंट में बात न हो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए यूथ की ओर ज्यादा से ज्यादा सरकार ने ध्यान दिया है। नंबर दूसरा दोस्तों, बात करते हैं एग्रीकल्चर की ओर भी ध्यान दिया गया है, लेकिन एमएसपी के बारे में कोई भी बातचीत नहीं करी, इसलिए पंजाब के किसान जो हैं इससे बहुत ज्यादा नाखुश हैं। अब बात करते हैं दूसरा, अर्बन डेवलपमेंट की ओर अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास की बात की गई है। फिर उसके बाद आते हैं मैन्युफैक्चर की बात करिए। जहां तक मैन्युफैक्चर की बात करें, आज तक मैन्युफैक्चर को जो है बढ़ावा पिछली सरकार में जो है, जब पहले जमाने में जो सरकारें होती थी गांव में मैन्युफैक्चर को नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन सरकार सोच रही है कि मैन्युफैक्चर को बढ़ाया जाए। क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि मैन्युफैक्चर में जो गाँव के जो युवा होते हैं वो लोग मैन्युफैक्चर की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनमें जो है जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, जैसे कि अगर शहर के जो युवा होते हैं और गांव के जो होता है उन दोनों की आपस में तुलना नहीं की जा सकती है, उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। शहर वाला आईटी की ओर डेवलप हो रहा है, जैसे कि एआई जैसे चीजें आजकल आ गई, वहीं गांव की अगर देखें तो उनको मैन्युफैक्चर की ओर जरूरत है, ताकि उनको प्रोफेशनल नॉलेज बहुत जरूरी है रोजगार के लिए। खाली किताबें पढ़ने और किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज एक रोजगार पाने के लिए बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर भी मोदी सरकार ने अपना ध्यान खींचा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आप देखते हैं कभी ये पुल टूट गया, कभी वो पुल टूट गया। बिहार में कितने पुल टूट गए, अयोध्या के एयरपोर्ट में वहां पर नुकसान हो गया, दिल्ली में जो नीचे बनाया गया था रोड वहां पानी भर गया, रोड धंस जाती है, रोड के नीचे मिट्टी दब जाती है, डामर दब जाता है। जब देखो रोड जो है उबड़ खाबड़ गड्ढे मड्ढे हो जाते हैं, रोड में डामर बार बार निकल जाता है। तो ये भ्रष्टाचार जो होता है इससे साफ साफ जाहिर होता है कि इससे नेताओं की जेब भर जाती है हमारे टैक्स से, और बिचौलियों की जेब भर जाती है, जो ठेकेदार होते हैं उनके जेब भर जाते हैं। लेकिन मध्यम वर्गीय जो हमेशा नौकरी करके अपना टैक्स पे करता है
उससे जो है उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ तक कि वो जो हवा पानी जो ले रहा उसमें भी जो उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। बिजली नहीं आती उसमें भी उसको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब बिजली नहीं आ रही तो इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा। अब इन्वर्टर खरीदा तो उसके लिए भी टैक्स है, जहां जाओ वहां टैक्स है। अगर साफ नहीं है, घर में एयर प्यूरिफायर लगाना है तो एयर प्यूरिफायर खरीदने जाओ तो उसमें भी लग्जरियस टैक्स पड़ जाता है। तो ये चीजें जो है मध्यम वर्गीय परिवार को हमेशा मारती हैं, जो कि भारत जब से आजाद हुआ तब से मध्यम वर्गीय जो मिडिल क्लास है उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाया है। इनोवेशन सर्विस की बात की गई है और एनर्जी की बात की गई है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की बात करी है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में जहां रोजगार, जिस हिसाब से बेरोजगारी भारत में बढ़ती जा रही है, अब सरकार तो कहते रहती है कि बेरोजगारी नहीं है, लेकिन साफ जाहिर दिख रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। यूथ, जहां आपने हाल ही में देखा कि गुजरात में जो है वहां पर वो रेलिंग गिर गई थी, और नंबर दूसरा मुंबई में आपने देखा 22,000 की सर्विस के लिए, सैलरी के लिए 25,000 की भीड़ जुट गई थी। और जो नौकरियां होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इससे जब फॉर्म के एप्लीकेशन भरे जाते हैं तो उस समय साफ साफ जाहिर होता है कि भारत देश में कितनी बड़ी बेरोजगारी नहीं अपितु महाबेरोजगारी भारत में भी चल रही है। तो उस चीज से सरकार भी वाकिफ है। उस चीज को रोकने के लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए अपने बजट में अलॉट किए हैं, जिसमें 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप कराई जाएगी। साथ में उनको 5,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा, यानी कि भत्ते के रूप में उनको यह पैसा मिलेगा। अब इसमें विपक्ष सरकार का कहना है कि ये जो है हमारा जो है घोषणा पत्र से चुराया गया है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि चुराने वाली बात यहाँ पर कहाँ से आ गई। अरे भैया, भारत तो वैसे ही कॉपी पेस्ट करने में माहिर है, तो अगर आपने भी कहीं ना कहीं से तो चुराया हुआ। विदेशों में ये चीजें चलती, वहां पर सरकार विदेशों में ऐसे कार्रवाई को करते रहती है, और क्या पता आपने भी वहां से चुराया हो। और राहुल गांधी जी जाते रहते हैं, विदेशों की यात्रा करते रहते हैं, तो वहां उन्होंने देखा होगा, कॉपी किया, अपने घोषणा पत्र में जारी किया गया हो। तो अब उन्होंने कहा भाई 8,500 रुपये युवाओं को देने की बात राहुल गांधी जी ने की गई थी, लेकिन मैं कोई वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 8,500 रुपये युवाओं को तो मिल नहीं रहे। लेकिन मोदी सरकार ने ये साफ साफ जाहिर कर दिया, अपने बजट में पास कर दिया, चाहे उन्होंने छीन के किया या कॉपी करके किया, लेकिन यहाँ पर यूथ की बात है, युवाओं की बात है, बेरोजगारी को रोकने की बात हो रही है। तो इसमें सरकार ने, जो विपक्ष की सरकार है, उन्होंने ये नहीं करना चाहिए कि हमारे ये चुराई हुई चीजें हैं, तो ये गलत बात है। भाई इस बजट से जो है स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करने वाले हैं वो लोग खासा नाराज इस बजट को देखते नजर आए, लेकिन वो लोग इससे नाराज हैं, नाखुश हैं इससे। भाई क्यों यार, जब लोग आप कमा रहे थे स्टॉक मार्केट में, जो लोग ट्रेडिंग करने वाले वो आज तक तो पैसा कमा रहे थे, जब तक पैसे कमा रहे थे तब तक तो बढ़िया, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। अब जब भारत सरकार ने जब इसमें जो सेंधमारी कर दी है, गैम्बलिंग को रोकने के लिए, स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग का दुरुपयोग करने के लिए भारत सरकार ने इसमें अपनी नजर डाल दी है, तो इसमें भाई रोना क्यों। पहले तो भाई पैसे कमा रहे थे, तब तक तो भाई मोदी जी वाह थे, अब सेंधमारी कर दी भाई, वो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाएगी सरकार, है नहीं है आपसे, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जहां तक स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग की बात करें तो जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल आज तक 15% था, वो आज 20% हो गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल जहां 10% था, वो आज 12.5% हो गया है। जिस प्रकार पिछली बार इससे बजट से पहले जो है, पहले जब मोदी की सरकार थी, यानी कि एनडीए की सरकार थी, तब भी जो है मुफ्त राशन की बात की गई थी। अब भी जो है मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन जैसे के तस दिया जाएगा। भाई एक बात तो सिर्फ ये बात साफ है कि जो लोगों के पास घर नहीं है, जो लोग बेघर हैं, जिनके पास साधन नहीं है घर बनाने के लिए, उनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ सीधे सीधे बहुत बड़ा बजट इसमें अलॉट किया गया है। 10 लाख करोड़ रुपए जो है सीधे सीधे इसमें अलॉट कर दिए गए हैं। जहां गांव को प्राथमिकता दी गई है और वहीं शहर को भी प्राथमिकता दी गई है। जहां गांव में 2 करोड़ घर बनने हैं, वहीं शहरों में 1 करोड़ घर बनाने की सरकार की उम्मीद है। अब आगे बात करते हैं किसानों की। किसानों को 1,52,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है, तो इससे जो है कई किसान तो खुश हैं, लेकिन काफी किसान इस बात से नाखुश हैं कि एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है। तो इसी उपलक्ष्य में जो है पंजाब के जो किसान हैं,
तो पंजाब के किसान जो है काफी ज्यादा नाखुश हैं। अब बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का बजट अलॉटमेंट किया है अलग अलग स्कीम्स के लिए। अब बात करते हैं ई कॉमर्स की। तो ई कॉमर्स में जो है टीडीएस को नहीं हटाया गया, लेकिन 90% की छूट ई कॉमर्स में दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों डिफेंस की। तो डिफेंस को टोटल बजट का 13% जो है अलॉट किया गया है, जहां मोदी सरकार का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है, वहीं मोदी सरकार का सीधे सीधे कहना है कि इस हमको सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, इसलिए हमने अपने डिफेंस को मजबूत बनाना है। और जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तभी हमारा डिफेंस के लिए वेपन हम खरीद पाएंगे, और जब हम देश को सुरक्षित रख पाएंगे तभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ पाएगा। ये मोदी सरकार का साफ साफ कहना है। अब बात करते हैं दोस्तों टैक्स स्लैब की। टैक्स की बात करते हैं। जो लोग टैक्स पे करते हैं, चाहे गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट कर्मचारी है या प्राइवेट सेक्टर में वर्क करने वाले हैं, जो भी लोग वर्क करते हैं, जो लोग कमाते हैं, वो लोग टैक्स पे करते हैं, भारत सरकार को टैक्स देते हैं। और नए टैक्स स्लैब में जो है परिवर्तन कर दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। जहां गोल्ड, सोना और चांदी पर पहले कस्टम ड्यूटी 15% लगाई जाती थी, अब जो है गोल्ड और सिल्वर पर 6% कस्टम ड्यूटी की बात की गई है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता हुआ है। महंगे की अगर बात करें तो प्लास्टिक बहुत ज्यादा महंगा कर दिया गया है दोस्तों। प्लास्टिक महंगा क्योंकि पर्यावरण को बचाना है, तो उसके लिए प्लास्टिक को महंगा करना है कि लोग महंगे न खरीदे, लेकिन उससे टैक्स से वसूल हो रही है सरकार। भाई महंगा करो चाहे कुछ करो, लेकिन टैक्स तो वसूली, टैक्स तो पड़ ही रहा है, लेकिन इसको कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इससे ये आगे बात की बात बताएगी। और वहीं अगर बात करें दोस्तों जो लेदर के जो कपड़े हैं, जो लेदर है उसमें जो है वो सस्ते कर दिए गए हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि लेदर कौन खरीद रहा ज्यादा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों जो हमारे मोबाइल हैं, मोबाइल के जो पार्ट्स हैं, चार्जर है, बैटरी है, ये चीजें सस्ती कर दी गई हैं। और पोलोथीन जो है महंगा कर दिया गया है। और चाइना से जो टेलीकॉम की जो इक्विपमेंट्स आते थे वो महंगे कर दिए हैं। भारत सरकार का सीधे सीधे कहना है कि चाइना का आइटम भारत देश में अब कम होगा, और देसी सामान को, अपने देश में ही बनने वाले सामान को उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये चीज सरकार का कहना है, इसलिए टेलीकॉम के जो इक्विपमेंट है उनको महंगे कर दिए गए, उसमें टैक्स ज्यादा पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी में मोदी सरकार ने सीधे सीधे कहा है कि प्रॉपर्टी के टैक्स में छूट की बात कही गई है, लेकिन ये प्रॉपर्टी के टैक्स में छूट की बात तो पहले से कहते हुए आ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। लोग अपनी जमा पूंजी से एक प्रॉपर्टी को जोड़ते हैं और सोचते हैं कि प्रॉपर्टी से बेनिफिट मिल जाए हम लोगों को, लेकिन प्रॉपर्टी में उतना ज़्यादा उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। वो कहते म्यूचुअल फंड से लगा लो या स्टॉक मार्केट से लगा लो तो लगभग बराबर ही रहता है। तो इन्फ्लेमेशन के कारण जो है प्रॉपर्टी में बेनिफिट नहीं देखने को मिल रहा है। शायद दोस्तों इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी होगी। अगर आपको ज़्यादा जानकारी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। अब बात करते हैं दोस्तों टैक्स पेयर की बात करते हैं। जो कर्मचारी हैं या अर्बन टैक्स पेयर हैं वो लोग इस बजट से काफ़ी नाखुश हैं, क्योंकि उनकी जेब में जो है ना सीधे कैंची लगा दी गई है। उनकी जेब में कैंची तो वैसे जब से भारत आजाद हुआ ना तब से उनकी जेब में कैंची लगती रही है। तो अब जो है, अब जो भक्त जैसे हम जैसे भक्त जो गण है, मोदी सरकार की भक्ति जो करते थे भक्तगण जो थे, अब वो लोग भी इससे साफ साफ जाहिर दिख रहे हैं कि नाखुश हैं। इसीलिए जो है पहले जो जी न्यूज में थे पत्रकार सुधीर चौधरी, अब वो आज तक में आ गए हैं डीएनए अपनी रिपोर्ट में। वो भी शायद कुटिल मुस्कान के साथ जो है मोदी जी की इस टैक्स स्लैब और टैक्स के चक्कर में जो उनकी काफी बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं। सच बताऊं दोस्तों, ये टैक्स स्लैब जो बनाया गया है, जो भारत सरकार ने जो टैक्स का अभी बताया है, इससे तो हम जैसे भक्तों का सच में बता रहा हूं मूड खराब हो गया है। लोग जो हैं इसमें मेरी बुराई कोई करने न लग जाए, मैं आपसे माफी चाहता हूं। प्लीज ऐसी बुराई मत करना, क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से हैं, हम लोग भी लोअर मिडिल क्लास से हैं, मिडिल क्लास से नहीं है भैया। मैं भी इंडियन आर्मी रिटायर्ड सोल्जर हूं, 16 साल सर्विस करके मैं रिटायर हो गया। केवल और मात्र पेंशन में जीवन यापन कर रहे हैं। आज के दिन में नौकरी की बहुत ज्यादा समस्या है, महामारी है, बेरोजगारी है, इसलिए जो है आपके सामने यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों अब बात करते हैं, जहां तक टैक्स की ही बात आ रही है तो
मैं पहली सबसे वाली बात तो सभी से माफ़ी मांग लेना चाहता हूं कि इसमें जो है मेरी बुराई मत करना, लेकिन कोई इंसान अगर 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए वो महीने कमा रहा है और भारत सरकार को अपना टैक्स पे अदा कर रहा है, लेकिन वहीं पर कोई 20 एकड़ का मालिक है, 30 एकड़ का मालिक है, 40 एकड़, 50 एकड़ और पता नहीं कितने एकड़, उनके घर में गाड़ियां खड़ी पड़ी हैं, ट्रैक्टर पड़े हैं, क्रैशर पड़े हैं, लेकिन वो लोग टैक्स पे नहीं करते हैं क्योंकि वो किसान हैं। एक किसान होने के बावजूद उनकी इनकम है और वो लोग इस सिस्टम का गलत फायदा उठाते हैं और भारत सरकार को अपना टैक्स पे अदा नहीं करते हैं। ये पता नहीं किस प्रकार का कानून है, मैं इस पे कुछ कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, इसको बदलने की जरूरत है। जो गरीब किसान है, जो गांव के किसान है, जिनके पास थोड़ी सी जमीन है जिससे उनको आय नहीं मिल पाती है, उनका फसल नष्ट हो जाता है, उनको ज्यादा जरूरत है, ना कि 50 एकड़ के मालिक। उनके पास तो करोड़ों की संपत्ति है लेकिन वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं भारत सरकार को, और उनका टैक्स में जो है छूट मिल जाती है, उनको सिस्टम का गलत यूज करते हैं। और एक 4 लाख 5 लाख रुपए देने वाला और फौज में सर्विस करने वाला जो देश सेवा को सर्विस कर रहा है, देश के लिए बलिदान हो जा रहा है, उसके लिए टैक्स में कोई छूट नहीं है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों, इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। जिस इंसान के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, करोड़ों रुपए की जमीन है, 50 एकड़ का मालिक है, उसके लिए कोई टैक्स नहीं, लेकिन एक फौज में सर्विस करने वाला अग्निवीर जो फौज में बना है, अपने देश के लिए बलिदान हो जा रहा, न उसके लिए पेंशन है, न उसके लिए कोई फायदा है, कल के दिन वो चले जा रहा है, देश के लिए बलिदान हो जा रहा है, लेकिन उसके लिए ये छूट क्यों नहीं? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। इसमें कानून में रिफॉर्म करना चाहिए। बाकी आपसे माफी चाहता हूं किसान भाइयों से, मेरी बातों का कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी सोचना सरकार को जरूरी है, किसानों के बारे में, और ये जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके बारे में भी जरूर सोचना है, लेकिन सिस्टम का कोई भी गलत फायदा न उठाए। आज के दिन में देखा जाता है जो अमीर से अमीर इंसान है वो भी जमीन खरीद लेता है और किसान बन जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा है और उससे जो है अपने पैसे से टैक्स को बचाने के लिए वो जमीन को दिखाना चाहता है, जमीन को दिखा के अपने टैक्स को बचाना चाहता है। तो ये किस प्रकार का नियम है? तो इसमें मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि जो है इस टैक्स के स्लैब को रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि सब लोग भारत में रह रहे हैं, सब लोग जो है यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, तो सबसे ही टैक्स वसूला जाना चाहिए। जो एक आम इंसान है, गरीब परिवार है, उसके बारे में सोचा जाना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सच से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये परिवार बहुत बड़ा हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।